Welcome to JCERT DG School, dear students. Today I shall explain the summary of the poem The Solitary Reaper by William Wordsworth. बच्चों, पिछले एपिसोड में आप लोगों ने इस कविता का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जाना और आज हम करेंगे इसका समरी या सारांश। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पोएट या कवि के बारे में कुछ बातें। विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जिनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 और इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1850 को। He was one of the most important English poets and is often called a nature poet because of his emphasis on the connection between humans and the natural world. तो विलियम वर्ड्सवर्थ को प्रकृति कवि के नाम से भी जाना जाता है, नेचर पोएट यानी प्रकृति कवि, क्योंकि उनका मानना था कि ह्यूमंस यानी इंसान और नेचुरल वर्ल्ड यानी उनकी प्राकृतिक दुनिया के बीच में एक गहरा संबंध है और इसका प्रभाव उनके कविताओं पर भी दिखता था। He became widely successful and was named Poet Laureate of England in 1843 और ये बेहद ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं, कवि हैं और इन्हें 1843 में पोएट लॉरिएट के खिताब से नवाजा गया था। थीम यानी विषय वस्तु कि यह कविता किस पे आधारित है। The poem is based on the experience of the speaker who sees a Scottish girl, Highland lass, working in a field alone, singing a sad tune which echoes in the deep valley. इस कविता में जो स्पीकर है, जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया है, वो एक ऐसी पहाड़ी लड़की का जिक्र करते हैं जो स्कॉटलैंड की रहने वाली है और वो खेतों में अकेले काम कर रही है और वो एक मधुर पर दुखभरा गीत गुनगुना रही है और उसके गीत पूरे वैली में या घाटी में गूंज रहे हैं और इसी अनुभव को इस कविता में दर्शाया गया है। ऐसे तो इस पूरे कविता में 4 स्टैंजास हैं, लेकिन आपके किताब में इसके सिर्फ 3 स्टैंजास ही दिए हुए हैं and each stanza has 8 lines, यानी हर एक छंद में 8 पंक्तियां मौजूद हैं। अब हम आते हैं पोएम के समरी पे। The poem begins with the speaker asking readers to behold or look at a young girl reaping and singing by herself in a field. कविता के शुरुआत में जो स्पीकर या वक्ता हैं वो पाठकों से, वो रीडर से या पाठकों से कहते हैं कि देखो, बिहोल्ड यानी देखो उस लड़की को जो खेत में अकेली फसल काट रही है और वो गीत गुनगुना रही है। The song the girl sings is a sad song and anyone passing by, the speaker says, should either stop and listen or gently pass so as not to disturb her. तो वक्ता हमसे कहते हैं कि वो लड़की जो गीत गा रही है वो काफी सैड है, उदासी भरा है और वहां से गुजरने वाले राहगीरों से कहते हैं या तो आप रुक जाए, स्टॉप या रुक जाए और उस लड़की के गीत को सुने, या फिर आप जेंटली धीरे से वहां से गुजर जाए ताकि लड़की के गीत में कोई बाधा उत्पन्न न हो। वो नहीं चाहते हैं कि लड़की का गीत रुके। He is so struck by the sad beauty of her song that the whole valley seems to overflow with her sound. तो कवि उस लड़की के इस उदासी भरे गीत की सुंदरता से इतने मंत्रमुग्ध दिखते हैं कि उन्हें लगता है कि मानो पूरे वैली में, पूरे घाटी में उस लड़की के गीत के बोल गूंज रहे हैं। It is echoing in the valley. फिर आगे, द स्पीकर कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द सॉन्ग। अब बच्चों, जो वक्ता है वो उस लड़की के भाषा को समझने में असमर्थ है, वो जिस भाषा में गा रही है, स्कॉटिश लैंग्वेज में भी, एंड सो कैन नॉट से व्हाट द सॉन्ग इज अबाउट। वो नहीं बता पा रहे हैं कि ये सॉन्ग किस विषय पर आधारित है, वो क्या गा रही है। बट इन द नेक्स्ट स्टैंजा ही ट्राइज टू इमेजिन व्हाट द सॉन्ग माइट बी अबाउट। पर कविता के अगले हिस्से में वो कोशिश करते हैं, अटकलें लगाते हैं कि आखिर वो लड़की किस चीज के बारे में गा रही होगी या किस विषय पे गा रही होगी। From its sad tune, he feels that her song might be about some past sorrow, pain or loss of old unhappy things. ये सारे अंदाजा वक्ता लगा रहे हैं कि शायद वो किसी दुख भरा पुरानी बातें, कोई पुरानी बात याद करके उदासी वाला गीत गा रही है, या तो कोई बैटल्स यानी किसी पुराने युद्ध के बारे में,
fought long ago, जो बहुत समय पहले लड़ा गया हो या उसने किसी अपनों को खोया हो, or perhaps a humbler, simpler song about some sorrow, pain or loss, or familiar matter of present time. या हो सकता है कि अभी वर्तमान समय की कोई बहुत आम जो जो दैनिक जीवन से जुड़ी हो, उसके बारे में सोचकर वो लड़की इस गीत को गुनगुना रही है। और अंत में the poem ends on a note by the speaker that whatever the girl sings about does not matter. तो कविता के अंतिम भाग में वक्ता कहते हैं कि वो लड़की चाहे जो भी गा रही थी वो बहुत मायने नहीं रखता, क्योंकि it is the beauty of the song and her singing that touches his heart. क्योंकि वो लड़की जो गीत गा रही थी और जिस तरह से गा रही थी वो वक्ता के दिल को छू गया था and remains in his mind, giving him joy as he travels up the hill and carries her song with him. और वो ज्यो ज्यो वहां से आगे बढ़े, पहाड़ पे वो चढ़ते गए, लड़की से उनकी दूरी बढ़ती गई, लेकिन वो गीत उनके दिमाग पर छाया रहा। लॉन्ग आफ्टर ही कैन नो लॉन्गर हियर इट। वो गीत सुनाई देना बंद हो गया, लेकिन फिर भी वो उनके दिलो दिमाग पर हावी रहा। तो बच्चों, इसी प्रकार से आप दूसरे पोएम्स को भी समराइज करने का प्रयास करें और कुछ मूल बातें जो ध्यान में रखें वो है, सबसे पहली बात, रीराइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में आप लिखें और बिल्कुल की पॉइंट्स जो मुख्य बिंदु हैं उसको आप उतने पर सिमट जाए आपकी कविता की समरी या सारांश, उसका आप ख्याल रखें। सेकेंड पॉइंट इज एंश्योर रिप्रोडक्शन ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल, यानी कि जिस तरह से कविता में कवि ने अपने विचारों को प्रकट किया है बिल्कुल हूबहू उनके विचार आपके समरी में आने चाहिए। तीसरी बात है इज रीडेबल यूनिफाइड होल, यानी पूरी समरी को जब प्रथम से अंत तक कोई पढ़े तो उन्हें पूरी कविता समझ में आ जानी चाहिए। और अंतिम में, जैसे कि ये कविता कुछ लोगों का मानना है ऑटोबायोग्राफी है, विलियम वर्ड्सवर्थ के अपने अनुभवों पर आधारित है, और कुछ का कहना है कि ये उनके एक अभिन्न मित्र के अनुभवों पर आधारित है। तो ऐसे कविताओं में जहां आपको ये न पता हो कि ये कविता कवि के खुद के अनुभव हैं या किसी और के, तो उस स्थिति में एड्रेस द पोएट एज स्पीकर और नरेटर अनलेस मेंशन्ड। तो बच्चों, इस प्रकार से आप आगे भी जितनी पोएम्स पढ़े आप उनकी समरी को अपने शब्दों में और कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास करें।